नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा मिस्टर ज्ञान एजुकेशन चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आती होगी। तो पसंद आती है तो आप लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के साथ जो आपके साथ सहपाठी पढ़ रहे हो उन्हें जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे शब्दावली महत्वपूर्ण हैं जो हम डीएलएड या टेट या सीटेट की परीक्षाएं देते हैं तो उसको समझने में हमें आसानी होती है। तो हम अगली क्लास में बात किए थे कुछ शब्दावली जो बच गए थे, हम आपको बताए थे कि अगली क्लास में जरूर लेकर उपस्थित होऊंगा। तो मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आइए देखते हैं जो कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है, जिसका नाम पहले नंबर पर आता है मोरो। मोरो एक प्रकार की एक ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें बच्चों को अधिक चिड़चिड़ापन होता है। आपने देखा होगा कहीं कहीं पे कि जैसे माताएं अपनी बच्चे को लिए रहती हैं और अधिकतर आसपास में इतने शोर होते हैं, इतनी तेज आवाज होती है कि बच्चों में चिड़चिड़ापन आ जाती है। वैसे ध्वनि प्रदूषण के कारण बच्चों में चिड़चिड़ापन आना एक स्वाभाविक बात है, लेकिन इस प्रक्रिया को जब वो चिड़चिड़ापन आ जाती है, वो अपने कमर को मोड़ते हुए अपने उंगलियों को फैलाते हैं। उसके बाद में चीख निकालना, उन्हें उसी ध्वनि में चीख निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मोरो कहते हैं। यानी शोर या तेज आवाज के कारण, देखते हैं, शोर और तेज आवाज के कारण, तेज आवाज के कारण बच्चों में चिड़चिड़ापन जैसे कमर से ऊपर का भाग पीछे की तरफ मोड़ना, पीछे की तरफ मोड़ना, हाथों की उंगलियों को फैलाना, अंगुलियों को फैलाना, क्या कहलाता है? इस प्रक्रिया को कहते हैं मोरो कहते हैं। अपने घर में भी अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं या बाल विकास पढ़ रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं या टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी जो शब्द आप सुनिए और इसका जब आप अर्थ समझेंगे तो अपने घरों में छोटे बच्चों को देखते उनको मतलब देखा करिए आप। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, ये हाथ फैला रहा है, उंगलियां अपना फैला रहा है, आवाज से चिढ़ रहा है, तो इस शब्द को इस प्रक्रिया का जो प्रयोग होता है शब्द, उसे क्या कहते हैं? मोरो कहते हैं। तो ऐसे प्रक्रिया से मतलब ऐसे एक्टिविटी से बच्चों को हमें अपने महत्वपूर्ण यानी डीएलएड और टेट जैसे महत्वपूर्ण शब्द एनसीईआरटी द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, उसे हमें समझ में आसानी से आ जाते हैं। दूसरे नंबर पर आता है बेबिंस्की। अब ये बेबिंस्की क्या है? ये भी बच्चों के ताल्लुकात से रखता है। अब बात आ गई ताल्लुकात, यानी बच्चों के में ही है। जैसे पैर के तलवे को स्पर्श करते हैं तो पैर के उंगलियों को हिलाते हैं, यानी गुदगुदी टाइप लगाते हैं। जैसे बच्चा लेटा होता है तो उनके हम पैरों को जब छूते हैं तो उनके जो पंजे होते हैं पैर के, अगर मैं उनके छूता हूँ तो उन्होंने अपनी उंगलियों को उड़ाते हैं, या उनकी बॉडी को हम कहीं भी स्किन करते हैं तो वो मतलब उन्हें एक गुद्दी टाइप लगती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बेबिंस्की कहते हैं। आइए देखते हैं बेबिंस्की। बच्चे के बच्चों के पैर के तलवे को स्पर्श करना और बच्चे पैर की उंगलियों को हिला रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बेबिन इस प्रक्रिया को कहते हैं बेबिंस्की कहते हैं। क्या कहते हैं? बेबिंस्की कहते हैं। बच्चा लेटा होता है तो हम प्यार से जाते हैं,
और उसके पैरों के उंगलियां या हाथों के इस पे तलवे पैर के तलवे पर या हाथों के इस गदोरी में, इसे पंजे में अगर हम उंगलियां स्पर्श करते हैं तो बच्चों का पैर वो अपने पैरों को बटोरते हैं और उंगलियों को हिलाते हैं, तो इस पर क्या कहते हैं, बेबिंस्की कहते हैं। आइए बात करते हैं तीसरी शब्दावली की, बात करते हैं अनुकूलन। अनुकूलन ये एक वातावरण, कहीं कहीं हर एक जीव हर वातावरण में जो परिस्थिति में रहता है अनुकूलन होता है। जैसे बालक या व्यक्ति वातावरण के साथ समायोजन करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, हर एक जीव में उस अनुकूलन के प्रति ढलना जन्मजात प्रवृत्ति होती है, तो इसे क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। वातावरण के साथ समायोजन करना क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। तो बालक सीधे लिखो, जीव जो वातावरण के साथ समायोजन करता है उसे क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। ये क्या होती है, जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जीवों में जन्मजात प्रवृत्ति होती है। अगली शब्दावली देखते हैं, साम्य धारण। साम्य धारण यानी आत्मसाकरण, इसे कहते हैं आत्मसाकरण कहते हैं, यानी वातावरण के जब वातावरण के साथ समायोजन करते हैं, ठीक, तो इस वातावरण के साथ समायोजन के मध्य की जो प्रक्रिया होती है, आत्मसाकरण और समायोजन मध्य की प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं, साम्य धारण कहते हैं। आत्मसाकरण या वातावरण के प्रति समायोजन करते हैं। आत्मसाकरण या समायोजन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साम्य धारण कहते हैं। इसे ये भी कह सकते हैं, परिस्थिति के अनुसार ढल जाना ही क्या कहलाता है, साम्य धारक कहलाता है। परिस्थिति के अनुसार हमें ढल जाना ही साम्य या आत्मसाकरण कहलाता है। ये अनुकूलन, साम्य धारण, स्कीम, ये जितनी है, ये सब अधिकतर प्रयोग किसने किया है, जीन पियाजे ने किया है। यहां नोट डाउन कर लीजिए आप, अनुकूलन, साम्य धारण, स्कीम कौन दिया है, जीन पियाजे। जब जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि अनुकूलन क्या है, साम्य धारण क्या है, स्कीमा क्या है, स्कीम क्या है। स्कीमा स्कीम पर इन्होंने बहुत अच्छे से पूरा डिटेल्स में बताया गया है। जब इनकी आप थ्योरी पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। अगली वीडियो मतलब जब हम बनाएंगे जीन पियाजे का सिद्धांत जब बताएंगे तो आपको जरूर से बताएंगे स्कीमा क्या होता है, स्कीम क्या होता है। तो हम साम्य धारण वाली अगली शब्दावली बात करते हैं, स्कीमा क्या है, स्कीमा। अब स्कीमा क्या होता है, देखिए, ये जो सूचना, जब हम किसी समस्या के प्रति अपनी सूचनाओं को संगठित करते हैं, ठीक, सूचनाओं का एक ढांचा बनाते हैं, तो उस समस्या समाधान में जो सूचनाओं का ढांचा बनाते हैं उसे स्कीमा कहते हैं। आइए देखते हैं, यह एक स्कीमा, अगला शब्द है स्कीमा। ये होता है, यह एक सूचनाओं का संगठित ढांचा होता है, जो सूचनाओं को संगठित ढांचा या संरचना समाधान तक जो सूचनाओं का ढांचा बनता है उसे क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। आइए देखते हैं, यह एक सूचनाओं का संगठित ढांचा होता है, जो कहां तक, जो समस्या के क्या होता है, समस्या समाधान में सहायक होती है। क्या होती है, समस्या, जो समस्या
समस्या समाधान में सहायक होती है। जो सूचनाओं का संग्रहित ढांचा होता है और हमारी समस्या समाधान के लिए सहायक होती है, उसे क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। अब स्कीम क्या होता है? स्कीम कहते नहीं, स्कीम बना लो अपना, यानी प्लान बना लो। ठीक, तो समस्या समाधान के लिए जो सूचना संगठित करते हैं उससे पहले हम क्या बनाते हैं? एक प्लान बनाते हैं, या इसे क्या कहते हैं? स्कीम बनाते हैं। तो इसे भी कहते हैं प्लान। क्या कहते हैं? प्लान कहते हैं। अब बात करते हैं स्कीम। किसी समस्या समाधान के लिए बनाया गया प्लान या स्कीम कहलाता है। बनाया गया प्लान किसी समस्या समाधान के लिए, समस्या समाधान के लिए बनाया गया प्लान क्या कहलाता है? स्कीम कहलाता है। अनुकूलन, सामूहिक, स्कीमा, स्कीम किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया है। ये सब वर्ड किसने प्रयोग किए हैं? जीन पियाजे ने। जब जीन पियाजे का आप सिद्धांत पढ़ेंगे उसके अंतर्गत ये सब यूज किए गए हैं। अगर आप इनका मतलब समझेंगे तो उनके सिद्धांत को समझना आसान होगा। आइए बात करते हैं, लास्ट में है पर मस्तिष्क। पर मस्तिष्क क्या होता है? मस्तिष्क तो सुने थे, पर मस्तिष्क नहीं सुने थे ना। तो आइए समझ लेते हैं पर मस्तिष्क किसे कहते हैं। पर मस्तिष्क का वह भाग होता है, सबसे ऊपरी भाग। जो मस्तिष्क होता है यह सबसे उच्च स्तरीय भाग होता है। यह संज्ञानात्मक कार्यों को बढ़ावा देता है। संज्ञानात्मक कार्य होते हैं उसके लिए उपयोगी होता है। जैसे क्या करते हैं? तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं और प्रत्यक्षीकरण करते हैं। तो इन सब में जो होता है ये हमारा परमस्तिष्क कार्य करता है। क्या काम करता है? परमस्तिष्क कार्य करता है। तो मस्तिष्क का वह उच्च स्तरीय भाग, मस्तिष्क का वह उच्च स्तरीय भाग जिसके द्वारा क्या करते हैं? चिंतन, तर्क, प्रत्यक्षीकरण आदि प्रक्रियाएं होती हैं, क्या कहलाती हैं? पर मस्तिष्क कहलाती हैं। ये संज्ञानात्मक कार्यों के लिए उपयोगी होते हैं। क्या होती हैं? संज्ञानात्मक कार्य। यानी संज्ञानात्मक कार्य क्या क्या हो गए? चिंतन हो गए, तर्क हो गए, प्रत्यक्षीकरण हो गए। संज्ञानात्मक कार्यों के लिए में उपयोगी कौन उपयोगी है? पर मस्तिष्क। अब पर मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, जिसमें से एक होता है दायां भाग, एक में होता है बायां भाग। तो जो बायां भाग होता है वो सर्वाधिक सक्रिय होता है। अगर पूछ ले मनोविज्ञान में आ जाए मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे सक्रिय होता है, तो आप क्या बताएंगे? सर्वाधिक सक्रिय भाग बायां भाग होता है। तो और कुछ आइए देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। जैसे आ गया परसोना। अब परसोना इसे क्या कहेंगे? परसोना को हम और भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मुखौटा। क्या कहते हैं? मुखौटा यानी बनावटी चेहरा। जो इस ये जो परसोना लैंग्वेज लिया गया है, ये किससे लिया गया है? ये भाषा किससे लिया गया है? लैटिन से लिया गया है। किससे? लैटिन भाषा है। आइए तीसरा अगला शब्दावली देखते हैं, इरोज और इरोस। इरोज क्या है? ये एक प्रकार की प्रवृत्ति है। ठीक है, विलियम मैकडूगल ने दो प्रवृत्तियां दी थी, जिसमें था जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरा था मृत्यु मूल प्रवृत्ति। तो जिसे जीवन मूल प्रवृत्ति कहा गया था, इसे इरोज या इरोस को कहा गया था। तो ये इसे भी क्या कहते हैं? जीवन मूल प्रवृत्ति।
जीवन मूल प्रवृत्ति किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था। कौन मैकडूगल? विलियम मैकडूगल ने दिया था। अच्छा, ये क्या होता है जो ये चेतन मन से जुड़ा होता है और अहम से होता है। किससे होता है? चेतन मन से जुड़ा होता है। चेतन मन से जुड़ा होता है। दूसरी प्रवृत्ति क्या थी? थेनाटोस। दूसरी प्रवृत्ति थी थेनाटोस थी। इसे कहते हैं, थेनाटोस को क्या कहते हैं? मृत्यु मूल प्रवृत्ति। मृत्यु मूल प्रवृत्ति। अब ये क्या होता है? मृत्यु मूल प्रवृत्ति ये विनाशकारी होती है, आक्रमणकारी होती है। ठीक, ये आपको विनाश की तरफ लेकर जाती है। ये किससे, इसका संबंध किससे होता है? ईड। अब ऊपर जो होता है अहम से होता है। जो इरोज और इरोस था ये किससे था? ये अहम संबंध था, अहम से था, अहम से संबंध था। किससे संबंध था? अहम से संबंध था। और थेनाटोस जो होती है ये मूल प्रवृत्ति, ये किससे संबंधित है? विनाशकारी से विनाश ये विनाश की ओर आपको लेकर जाती है, विनाश की ओर। किसकी ओर लेके आती है? विनाश की ओर। आक्रमणकारी होती है। कौन होते हैं? आक्रमणकारी। ये इसका संबंध किससे होता है? ईड से होता है। किससे होता है? ईड से होता है या अचेतना से होता है। अचेतना मन से होता है। किससे होता है? अचेतना मन से होता है। ये जो दोनों मूल प्रवृत्तियां थी ये किसके द्वारा दी गई थी? दोनों मूल प्रवृत्तियां किसके द्वारा दी गई थी? विलियम मैकडूगल के द्वारा। मैकडूगल मैकडूगल के द्वारा दी गई थी। ये दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां किसके द्वारा दी थी? मैकडूगल के द्वारा दी थी। आइए तीसरी की बात करते हैं, ढांचा निर्माण, जिसे सफोल्डिंग भी कहते हैं। ढांचा निर्माण, सफोल्डिंग। ढांचा निर्माण का होता है जो बालों को अस्थायी रूप से सहयोग दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ढांचा निर्माण या सफोल्डिंग कहते हैं। इसे कहीं कहीं पाड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाड़ भी। दूसरा नाम इसे क्या कहते हैं? पाड़। पाड़ भी कहते हैं। आइए इसका अर्थ समझते हैं। पाड़ यानी सहारा देना। ढांचा निर्माण, सपोर्टिंग, दूसरा नाम पाड़ भी कहते हैं, यानी सहारा, अस्थायी रूप से सहयोग देना। बालकों को अस्थायी रूप से सहयोग देना क्या कहलाता है? ढांचा निर्माण या सपोर्टिंग कहलाता है। अब अस्थायी रूप से ढांचा देना यानी कुछ समय तक, जैसे बच्चे को हम लिखना सिखाते हैं तो कुछ समय तक सहयोग देते हैं, उनकी पेंसिल पकड़ कर हम लिखाते हैं। ठीक, तो वो अस्थायी रूप से उनका सहयोग होता है। जैसे हम एक पौधे लगाते हैं, अधिकतर कुकुरबिटेसी कुल के जितने पौधे होते हैं, लतादार जितने पौधे होते हैं, उन्हें हम सहारा देकर कहीं ऊंचे स्थान पर चढ़ा देते हैं। उसके बाद में वो जब जड़ें मोटी हो जाती हैं, ये लतादार हमारी मनी प्लांट को आप देखते हैं तो सहारा देकर जब हम ऊपर चढ़ा देते हैं तो नीचे से कुछ ना कुछ हटा देते हैं, तो कुछ समय के लिए जो सहारा देते हैं वो इसे कहते हैं अस्थायी सहयोग देना। बच्चों को अस्थायी, उसी प्रकार बच्चों को अस्थायी सहयोग देना क्या कहलाता है? ढांचा निर्माण या सपोर्टिंग कहलाता है। अब जीवन दायरे की बात कर लेते हैं। जीवन दायरा, तो जब व्यक्ति वातावरण में रहता है, ठीक, तो वह मनोवैज्ञानिक वातावरण में रहता है। किस में रहता है? और इस वातावरण में व्यक्ति के द्वारा जितनी भी प्रक्रिया की जाती है उसकी जीवन दायरा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवन दायरा कहलाती है। व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है वह वातावरण मनोवैज्ञानिक होता है।
वह वातावरण मनोवैज्ञानिक होता है। और और उस वातावरण में मनुष्य द्वारा या व्यक्ति द्वारा की गई क्रिया क्या कहलाती है? जीवन दायरा कहलाती है। यानी व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है या मनुष्य जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण में होता है तो वो मनोवैज्ञानिक वातावरण होता है। उसके द्वारा की गई अनुक्रिया क्या कहलाता है? जीवन दायरा कहलाता है। अब बात करते हैं अगली शब्दावली वेक्टर्स की। वेक्टर्स जो होता है एक प्रकार की मनुष्य में दो प्रकार की शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करने वाली जो शक्तियां होती हैं वो क्या करती हैं? दो प्रकार की शक्तियां होती हैं। आइए देखते हैं ये दो प्रकार की शक्तियां होती हैं। पहला जो होता है आकर्षण। आकर्षण पहला होता है आकर्षण। दूसरा होता है विकर्षण। अब वेक्टर्स जो होती हैं आकर्षण और विकर्षण दो प्रकार की ऐसी शक्तियां होती हैं। जो ये होता है वो होता है सकारात्मक। आकर्षण जो होता है ये होता है सकारात्मक। सकारात्मक ये होता है नकारात्मक। नकारात्मक। अब वो जो सकारात्मक आकर्षण होती है ये आपको लक्ष्य या मंजिल तक पहुंचाती है। लक्ष्य और मंजिल तक पहुंचाने वाली जो शक्ति होती है वेक्टर्स का जो एक भाग होता है आकर्षण होता है ये सकारात्मक होती है। दूसरा भाग आता है विकर्षण यानी नकारात्मक। यह लक्ष्य से दूर ले जाती है। लक्ष्य से दूर ले जाती है। आइए अगली शब्दावली देखते हैं। आइए देखते हैं अगली शब्दावली क्या आ जाता है? टोपोलॉजी। टोपोलॉजी यानी इसे एक प्रकार से क्षेत्रीय सिद्धांत भी कहते हैं या तल रूप का सिद्धांत। एक प्रकार का सिद्धांत है। टोपोलॉजी क्या है? एक सिद्धांत है। इसे कहते हैं क्षेत्रीय क्षेत्रीय सिद्धांत और तल तल रूपी का सिद्धांत कहते हैं। तल रूपी का सिद्धांत। टोपोलॉजी एक प्रकार का सिद्धांत है जिसे क्षेत्रीय सिद्धांत या तल रूपी सिद्धांत कहते हैं। अब बात आ जाती है इस सिद्धांत दिया किसने था? यह सिद्धांत किसने दिया था? नोट कर लीजिए, कर्ट लेविन। आगे क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? या तल रूपी का सिद्धांत या टोपोलॉजी का वर्ड प्रयोग किसने किया था? तो तुरंत ऑप्शन में लगाइएगा कर्ट लेविन। बात करते हैं चिंतन। चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। ये डिफिनीशन रॉस के द्वारा दिया गया था। सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं रॉस के द्वारा। इन्होंने कहा चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। ज्ञानात्मक पहलू है। ठीक है, देख लेते हैं ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन उसे कहते हैं जो हमें समस्या से शुरू होती है
बिना समस्या के हम चिंतन नहीं कर सकते। जो हमारे समय समस्या आती है हम उसके बारे में सोचते हैं, उसी को कहते हैं चिंतन। और चिंतन जब होती है तो वो हमें समाधान तक लेकर जाती है। चिंतन जो होता है वो हमें समाधान तक लेकर जाती है, तो उसे क्या कहेंगे? चिंतन कहते हैं। चिंतन के दो प्रकार, टाइप्स ऑफ टू। चिंतन दो प्रकार के होते हैं, लिम्बोर्ड और रूप। दो ऐसे वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक, जो 1977 ईस्वी में, मतलब 1977 में, लिम्बोर्ड और रूप 1977 में इन्होंने चिंतन को दो प्रकार के बताया था। कितने प्रकार का? टू टाइप्स बताया था। पहला स्वाधीन चिंतन, दूसरा है यथार्थवादी चिंतन। अब स्वाधीन चिंतन क्या है, यथार्थवादी चिंतन क्या है? हमने पढ़ा चिंतन। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो ज्ञानात्मक पहलू है, जिसके द्वारा हम सोचते हैं, तर्क करते हैं। ठीक, ज्ञानात्मक उसका एक पहलू है चिंतन। लिम्बोर्ड और ब्रुक ऐसे दो मनोविज्ञानी थे जो 1977 ईस्वी में स्वाधीन चिंतन और यथार्थवादी चिंतन को दो प्रकार के चिंतन बताए थे। ये एनसीईआरटी की बुक में चिंतन के जो टाइप्स दिए हुए हैं, ये दो टाइप्स हैं जो लिम्बोर्ड और रुक 1977 में बताया गया था, स्वाधीन चिंतन और यथार्थवादी चिंतन को। ये स्वाधीन चिंतन होता है ख्याली पुलाव पकाना, ठीक, केवल सपने देखना दिन में कि हम इलाहाबाद गए, वहां तैयारी की, आईएएस बन गए, फिर जब अपने आसपास देखे, अरे तो मैं तो बैठा था। ये हो गया स्वाधीन चिंतन, यानी ख्याली पुलाव। सपने देखना, इच्छाओं में रहना, कल्पना करना। कल्पना भी आगे नीचे शब्द भी है, उसके बारे में बताएंगे शब्दावली में, कल्पना किसे कहते हैं। तो ये तो हो गया चिंतन, स्वाधीन चिंतन। जैसे देखते हैं सपना देखना, सपना देखना, ख्याली पुलाव खाना। अब आता है यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी चिंतन, जो ये चिंतन होता है, ये समस्या से शुरू होती है, समस्या से शुरू और समाधान तक लेकर जाती है। जो समस्या से शुरू होकर हमें समाधान तक लेकर जाती है उसे कहते हैं यथार्थवादी चिंतन। जो हम सपने देखते हैं, ख्याली पुलाव पकाते हैं, या हम आईएएस बनने के सपना देखते रह जाते हैं, या हम मास्टर बनने की सपना देखते हैं, या हम सपनों में टेट और सीटेट पास करने को जो सपने देखते हैं उसे कहते हैं स्वाधीन चिंतन कहते हैं। अगली शब्द आते हैं हमारी प्रतिज्ञप्ति। प्रतिज्ञप्ति क्या है? जब दो संप्रत्यय को आपस में जोड़ना, जब दो संप्रत्यय को आपस में जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिज्ञप्ति कहते हैं। जब दो संप्रत्यय को आपस में जोड़ना, दो जब दो संप्रत्यय को आपस में जोड़ना, आपस में जोड़ते हैं तो क्या कहलाता है? प्रतिज्ञप्ति कहलाता है। अब संप्रत्यय क्या है? संप्रत्यय यानी विचार। जब दो आदमियों का विचार, जब दो मनुष्यों का विचार अपने जोड़कर उसका निष्कर्ष निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिज्ञप्ति कहते हैं। अब आ गया बिंब। बिंब देखते हैं क्या है? जो अनुभव व्यक्ति, जो अनुभव वास्तविक रूप में दिखाई देता है, जैसे वास्तविक रूप में अनुभव कर किया जाता है कि हमारे साथ ये घटना होने वाली है, उसका एक जो बिंब बन जाता है, ठीक है, वो उसके अनुभव के द्वारा उसे क्या कहते हैं? व्यक्त। क्या कहते हैं? व्यक्त। जो अनुभव वास्तविक रूप को, ठीक है, दिखाता है, जो अनुभव वास्तविक रूप को दिखाता है
क्या कहलाता है? बिंब कहलाता है। ठीक, आ गया कल्पना। स्वाधीन चिंतन की तरह होता है कल्पना। कल्पना आप वैसे भी कर सकते हैं, बिना समस्या के जो हम सोचते हैं कल्पना कहलाती है। ठीक, किसी की खूबसूरती को देखना, निखारना कल्पना कहलाती है। कोई समस्या नहीं है उसके पीछे। हम ख्याली पुलाव जब पकाते हैं तो स्वाधीन जो चिंतन होता है, इसमें हम क्या देखते हैं, चिंतन करते हैं कि हमें आईएएस बनना है अपने उसके प्रति, लेकिन हम उस पर कोई कार्य नहीं करते हैं, बस केवल चिंतित रहते हैं अपने भविष्य को लेकर, लेकिन हम मेहनत न करते हैं। और ये कल्पना है, कल्पना कोई भी कर सकता है। जैसे एक गरीब आदमी कहते मैं राजा बन जाऊं, क्या हो गया? कल्पना हो गया। इस शहर में बैठते हुए दूसरे शहर का मजा ले जाना, कि मैं वहां गोवा के बीच पे गया, क्या कहलाएगी? कल्पना कहलाएगी। तो कल्पना भी क्या है? मानसिक प्रक्रिया है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है। यह बिना समस्या का, यह बिना समस्या से ही सोचा जा सकता है। यह बिना समस्या से उत्पन्न होती है, बिना समस्या से ही उत्पन्न हो जाती है। हमें उम्मीद है कल्पना और स्वाधीन चिंतन में आपको बहुत अच्छे ढंग से होगा। कंफर्म हो गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले कुछ शब्दावली के बारे में। तर्क। क्या है? तर्क। अब तर्क क्या है? देखो, नियमों के आधार पर जब हम कल्पना करते हैं, ठीक, नियमों के आधार पर जब हम चिंतन करते हैं और समाधान तक जिस प्रक्रिया के द्वारा हम पहुंचते हैं उसे क्या कहते हैं? तर्क कहते हैं। नियमों के आधार पर चिंतन करना और समाधान तक पहुंचना ही तर्क कहलाता है। नियमों के अनुसार, नियमों के अनुसार चिंतन करना, नियमों के अनुसार चिंतन करना और समस्या समाधान तक पहुंचाता है। चिंतन करना, समस्या समाधान तक पहुंचना। तर्क कहलाता है। देखो, ये चिंतन का एक फलदायी है, यानी सर्वश्रेष्ठ रूप है। चिंतन का सर्वश्रेष्ठ रूप क्या है? तर्क। तर्क द्वारा चिंतन किया, जितना ही तर्क द्वारा चिंतन किया जाएगा उतनी जल्दी समस्या का समाधान हो सकता है। यह चिंतन का सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ रूप है। अब बात करते हैं स्मृति यानी मेमोरी। मेमोरी की बात करते हैं। यह अचेतन मन को एकत्रित ज्ञान जो होता है, अचेतन मन जो हम चीज भूले होते हैं, अचेतन मन का होगा जो चीज हम भूले होते हैं और लेकिन उसे मतलब एकत्रित करके रखे होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हमारी चेतना यानी तुरंत हमें याद आ जाते हैं देखने पर, तो उसे क्या कहेंगे? स्मृति कहते हैं। यह अचेतन मन से एकत्रित ज्ञान है। यह अचेतन मन में एकत्रित ज्ञान को पुनः चेतन मन, एकत्रित ज्ञान को पुनः या
आवश्यकता पड़ने पर चेतन मन में लाना क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है। स्मृति जो होते हैं तीन टाइप्स के होते हैं। कौन कितने टाइप्स के होते हैं? 30 टाइप के। एक होता है संवेदना स्मृति, ठीक, जिसमें होता है कुछ सेकंडों के लिए, यानी कुछ सेकंड यानी 10 सेकंड के अंदर ही क्या होता है? संवेदना स्मृति होता है। दूसरे नंबर का आता है लघु स्मृति। अब लघु स्मृति जो होता है ये 1 मिनट, लगभग 1 मिनट तक होता है। और तीसरे नंबर का आता है विस्तृत स्मृति। विस्तृत स्मृति होती है कि आपको 1 मिनट से ज्यादा यानी लॉन्ग लाइफ, पूरे जीवन तक याद रखने वाली जो मेमोरी होती है वो होती है स्मृति के थर्ड पार्ट यानी विस्तृत, लॉन्ग टाइम मेमोरी। हमने मेमोरी पढ़ा कि अवचेतन मन में एकत्रित ज्ञान को आवश्यकता या पुनः आवश्यकता पड़ने पर चेतन मन में ला जाना क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है। जैसे समझिए, जैसे हम कोई पुरानी बातों को भूल जाते हैं लेकिन हम उसका थोड़ा सा क्लू देखते हैं, तुरंत हमारे ध्यान में आ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। आइए बात करते हैं अगली शब्दावली की, बात करते हैं संवेदना। तो देखो संवेदना जो होती है ये हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो प्रथम अनुभव होता है, ठीक, जैसे घटना हो गई, कोई वस्तु हो गया या व्यक्ति के प्रति ज्ञान की जो प्रथम अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? संवेदना कहते हैं। तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रथम संवेदना, हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो प्रथम ज्ञान या प्राथमिक अनुभव क्या होता है? ज्ञान या प्राथमिक अनुभव, जैसे प्रथम ज्ञान या अनुभव, जैसे क्या हो गया? जैसे ज्ञान हमारी प्रतिदिन घटना हो गई, कोई घटना हमारे साथ घटित हो जाती है, वस्तु या व्यक्ति के प्रति घटना, वस्तु या व्यक्ति प्रथम ज्ञान अनुभव व्यक्ति और घटना के साथ जो हमारे पास ज्ञान के प्रथम अवस्था जो होती है व्यक्ति के प्रति प्रथम अवस्था क्या कहलाती है? प्रथम अवस्था संवेदना कहलाती है। अब आ गया अगली शब्दावली प्रत्यक्षीकरण। देखो प्रत्यक्षीकरण होती है ये इंद्रियों के माध्यम से बाह्य घटना को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं, क्या कहलाती है? प्रत्यक्षीकरण कहलाती है, ठीक। ये एक होती है मानसिक क्रिया होती है, तो यह इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों के माध्यम से बाह्य घटना को प्रत्यक्ष रूप से, ठीक, अनुभव या घटना की जाने वाली मानसिक क्रिया है। प्रत्यक्ष रूप से माध्यम से या इंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से घटना प्रत्यक्ष रूप से घटना को जानने की, प्रत्यक्ष रूप यानी सामने, एकदम प्रत्यक्ष मतलब होता है एकदम सामने, जो सामने होती है इस घटना के बारे में जानना क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। प्रत्यक्ष रूप से घटना के बारे में प्रत्यक्ष रूप घटना जैसे समझते हैं
प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्षीकरण किसे कहते हैं? जैसे हम गर्म चाय रखी है, ठीक, और एक तरफ रखा है ठंडा पानी। जब तक हम उसे स्पर्श नहीं करेंगे तब तक हमें वो चीज़ पता नहीं चलेगा कि ये गर्म है या ठंडा। अपने इंद्रियों के द्वारा हम उस चीज़ को देखेंगे तो हमारा अनुभव होगा। अगर हम हाथ जल जाता है तो उसे कहते हैं गर्म, हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है तो उसे कहते हैं ठंडा है। तो ये एक प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से छू कर देखना ही प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। अगला शब्दावली आता है ध्यान या अवधान। अब ध्यान या अवधान जो होता है ये इसमें व्यक्त, ठीक, परिचित पर हमारी चेतना केंद्रित है। जो व्यक्त होते हैं किसी परिचित वस्तु को अपना ध्यान केंद्रित यानी केंद्रीकरण, अपने मस्तिष्क को किसी एक विशेष पॉइंट पर ध्यान देना ही क्या कहलाता है? ध्यान मतलब अपने मस्तिष्क को केंद्रित करना ही ध्यान कहलाता है। व्यस्त परिस्थिति पर व्यस्त किसी भी परिस्थिति में किसी विशेष वस्तु किसी विशेष वस्तु किसी विशेष वस्तु पर अपना मस्तिष्क केंद्रित करता है, क्या कहलाता है? ध्यान कहलाता है, ठीक। या किसी वस्तु या व्यक्ति का परिस्थिति पर हमारी चेतना जो होती है, हमारी चेतना यानी हमें तुरंत उस चीज मालूम होता है और अपने केंद्रित किसी विशेष एक विशेष वस्तु पर अपनी चेतना को केंद्रित कर लेते हैं तो क्या कहलाती है? ध्यान कहलाती है। चेतना यानी मस्तिष्क केंद्रित करता है, चेतना मस्तिष्क केंद्रित करता है किसी विशेष वस्तु पर, ठीक। अपना चेतना मस्तिष्क या चेतना जो होती है केंद्रित करता है, क्या कहलाती है? ध्यान कहलाती है। हमें उम्मीद है आपको इस शब्दावली के माध्यम से कुछ अच्छा जानकारी मिला होगा। इस क्लास के माध्यम से, इस मिस्टर ज्ञान एजुकेशन चैनल से कुछ आपको अच्छी ही ज्ञान मिले होगी, जिसमें आप डीएलएड कर रहे हो या टेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हो। इससे ऐसे ऐसे शब्द जो आपको पुस्तक पढ़ते होते हैं तो उसमें इन शब्दों का जिक्र हमेशा नहीं दिया होता है। तो इस शब्दावली के माध्यम से अगर आप ये वीडियो देखे हैं, अच्छे से समझे हैं, तो आपको पुस्तक पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। किसी भी का सिद्धांत आपको समझने में एकदम कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि ये वीडियो के द्वारा हम आपको सरल से सरल चीज़ें बताए हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने सहपाठियों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।